हाँ जी, क्या हाल है। अब आप लोगों का 9th का पेपर है मैथ्स का, और उसके बाद आप लोगों का 12th का इंग्लिश का। बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, बट सर जिन बच्चों के पास मैथ्स नहीं है सर, वो बच्चों को ना इकोनॉमिक्स भी साथ साथ प्रिपेयर करनी है। तो साथ साथ प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जो अभी तक के मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के पेपर्स में कॉन्टिन्यूसली पेपर में आए हैं आपके क्वेश्चंस, जो सर 2017 में भी थे, 18 में भी थे, 21, 22, 23, 24 ईयर में भी थे। सर वो वाले क्वेश्चंस हमें बता दो। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। मैं आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी दोनों क्वेश्चंस बता रहा हूं, अगर पॉसिबल हो तो इसे नोट भी कर लेना। और हाँ, बाकी सारे बच्चे जब 12th के बाद प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, 12 मार्च के बाद जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेंगे, तो आप उनसे पहले अभी से कर लो, जिससे कि आप लोगों के ऊपर बर्डन थोड़ा सा कम हो और इस टाइम को हम बेटर यूटिलाइज कर पाए। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले डिस्कस करता हूं बच्चे मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ जीडीपी वेलफेयर। जीडीपी वेलफेयर का मतलब आप लोगों को पता है कि करंट ईयर जीडीपी, बेस ईयर जीडीपी, याद है ना। करंट ईयर पे जो जीडीपी निकाली जाती है उसको नॉमिनल जीडीपी बोला जाता है, और बेस ईयर पे जीडीपी निकाली जाती है उसको हम लोग रियल जीडीपी बोलते हैं। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का जो डिफरेंस होता है, प्राइस इंडेक्स होता है। प्राइस इंडेक्स का दूसरा नाम है जीडीपी वेलफेयर। सो कैसे निकालेंगे सर, अगर रियल जीडीपी निकालनी हो तो रियल जीडीपी इज इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफरेटर इनटू 100। ये क्वेश्चन आप लोगों का 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, लिमिटेशन ऑफ जीडीपी। हर बार आप लोगों को ये बात लगती है कि अगर, हाँ जी, अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा। बट ऐसी कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पर जीडीपी तो बढ़ती है बट वेलफेयर नहीं बढ़ता, या फिर वेलफेयर बढ़ता है बट जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ये क्वेश्चन 101% श्योर क्वेश्चन है, आप लोगों के पास आता ही आता है, जिसके अंदर नाम आपने सुना होगा, एक्सटर्नलिटीज, नॉन मॉनेटरी एक्टिविटीज, कॉम्पोजिशन ऑफ जीडीपी। ये वो क्वेश्चन है जी। थर्ड मेरे पास आता है स्टूडेंट्स, कौन कौन सी आइटम्स नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड होती हैं, कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड नहीं होती, ये आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज मेंट बाय मनी सप्लाई, अवेलेबिलिटी ऑफ मनी विद द पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, उसको मनी सप्लाई बोला जाता है। डिस्कस इन ब्रीफ द M1 कॉन्स्टिट्यूशंस। M1 मतलब C प्लस DD प्लस OD। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। कभी भी किसी भी बैंक के अंदर कैसे पैसे को क्रिएट किया जाता है, क्रेडिट को कैसे क्रिएट किया जाता है। आपको याद होगा, किसी ने इनिशियल डिपॉजिट करा, फिर उसी पैसे को आगे कुछ रिजर्व रखा और बाकी लोन दे दिया। जिसको लोन दिया वो दोबारा डिपॉजिट करेगा। यस, ये पूरा प्रोसेस टेबल आप लोगों को लिखना आना चाहिए जी। नेक्स्ट आप लोगों के पास आता है, व्हाट इज इफेक्टिव डिमांड। व्हेनेवर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई, जब कभी भी AD इज इक्वल्स टू AS हो जाता है तो उसको इफेक्टिव डिमांड का नाम दिया जाता है जी। एंड हाउ विल इट डिराइव विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। आप लोगों ने बताना होगा कब ऐसा होगा कि जब AD इज इक्वल्स टू AS आ जाता है। नेक्स्ट आप लोग के साथ आता है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। जैसे आपने अभी मुझे मनी मल्टीप्लायर समझाया था, ऐसे आप लोगों के पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर है। कंट्री में किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है और उससे और एक कंट्री की इक्विलिब्रियम इनकम बढ़ेगी। टेबल और पूरा प्रोसेस समझाना है इसके अंदर। What happens when AD is more than AS and AD is less than AS? या फिर what happens when S is more than I and what happens when S is less than I? इसका मतलब AD-AS अप्रोच बच्चों, अगर आपको याद हो, AD-AS अप्रोच और S is equals to I अप्रोच, डिफाइंड इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, 6 मार्कर कंफर्म्ड क्वेश्चन है। डायग्राम के साथ समझाना आएगा जी। डायग्राम बनाना होगा, रीजंस बताने होंगे और उसके इफेक्ट भी बताने होंगे आप लोगों ने। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट के, जिसमें स्टेबिलिटी आता है बच्चों, रीजनल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना आता है, इनकम इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना आता है। 6 से 7 ऑब्जेक्टिव्स है आप लोगों के पास, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल एंड मैनेज फ्लोटिंग। यहां बात हो रही है कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन कैसे होता है। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है विद द हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो वो डिटर्मिनेशन, पूरा पैराग्राफ और डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन याद रख रहे हैं। डेप्रिसिएशन का मतलब है करेंसी की वैल्यू कम होना, डीवैल्यूएशन का मतलब भी करेंसी की वैल्यू कम होना है। बट डेप्रिसिएशन अपने आप होती है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एप्रिसिएशन वैल्यू बढ़ना होता है अंडर द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। एक्सप्लेन 3 कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट एंड 3 कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। आपको अच्छी तरह पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट होते हैं।
करंट अकाउंट के अंदर विजिबल इनविजिबल है जी। कैपिटल अकाउंट के अंदर लेंडिंग, बोरोइंग, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आती हैं। सारे कंपोनेंट्स आपको पता होना चाहिए। तो ये मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है मैक्रो इकोनॉमिक्स से जिसका डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये आता है तो मतलब आप लोगों की मैक्रो की प्रिपरेशन काफी अच्छी चल रही है। आप लोगों का डिफरेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, हर बार में पेपर में देखने को मिलता है। स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, ऑटोनॉमस, अकोमोडेटिंग, devaluation, depreciation, revenue expenditure, capital expenditure, revenue receipts, capital receipts, BOT, BOP, current account, current account surplus, capital account surplus deficit, डायरेक्ट टैक्स बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स, फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम। ये सारे डिफरेंसेस अगर आपको आते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के मैक्सिमम क्वेश्चंस आप पे क्लियर हैं। नेक्स्ट बच्चों मेरे पास आया था इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी को आंसर क्या इंपॉर्टेंट है, तो इंडियन इकोनॉमी में सबसे पहले आप लोगों के साथ है रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। जब कंट्री के अंदर ब्रिटिशर्स आए थे तो एग्रीकल्चर स्टेगनेंट क्यों था? रीजन आपको पता है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम, याद है ना, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ डेमोग्राफिक प्रोफाइल? यस, बर्थ रेट, डेथ रेट, लो लेवल ऑफ लिटरेसी रेट। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन ही है जी। डिस्कस द रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एसएसआई। आप लोगों का सेकंड चैप्टर के अंदर आप लोगों को दिया हुआ है कि 1955 के अंदर कार्वे कमेटी आई थी जिसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोलते हैं जी। एक्सप्लेन द लॉन्ग टर्म गोल्स। आपको पता है देयर आर 4 और 5 मेन गोल्स ऑफ ईच एंड एवरी 5 ईयर प्लान, दैट इज ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। इनके बारे में पता होना चाहिए, कंफर्म क्वेश्चन है जी। When and why were reforms introduced in India? 1991 के अंदर आप लोगों के रिफॉर्म्स आए थे, क्यों आए थे? ये रीजंस आपको पता होना चाहिए। सर बीओपी ना डेफिसिट आ गया था, सर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ गया था, सर हमारे पास बहुत सारे रीजंस हैं। चलो आ गए रीजंस, अब क्या होगा? सर 2 तरह के मेजर्स लिए गए, स्टेबलाइजेशन मेजर्स, स्ट्रक्चरल मेजर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। सर व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? आप कहते हो इंसान के ऊपर खर्चा किया जाए, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, तो वो इंसान ह्यूमन कैपिटल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। क्या जरूरत है कंट्री के अंदर आखिर ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने की? जरूरत ही क्या है? ये आपके पास क्वेश्चन है जी। डिफरेंस बिटवीन आ गया जी इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, कैरिंग कैपेसिटी, एनवायरमेंट चैप्टर है ना, एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी, बायलेटरल 2 कंट्री में, और मल्टीलेटरल ट्रेड, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स किसे बोला जाता है कुणाल सर? सोर्सेस बताओ, आखिर रूरल क्रेडिट फार्मर्स को मिलता कहां से है? वो सोर्सेस बताने हैं सर मुझे। सर नाबार्ड बोल दो, सेल्फ हेल्प ग्रुप बोल दो, कोऑपरेटिव बैंक्स बोल दो, गवर्नमेंट बोल दो, आरआरबी बोल दो, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए जी। नॉन अलाइड एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर, मतलब फार्म एक्टिविटी तो होगी, नॉन फार्म एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एक एक एक्टिविटी के 4-4 पॉइंट आने चाहिए जी। व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम? सर एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम होता क्या है? जब एक प्रोडक्ट एक कंज्यूमर तक पहुंचता है फार्मर्स की वजह से, फार्मर्स देते हैं, कंज्यूमर लेते हैं, बट उसके अंदर जो बहुत सारी एक्टिविटीज इन्वॉल्व है, ऑल सच एक्टिविटीज आर नोन एज मार्केटिंग एक्टिविटीज। सर उन सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज से प्रॉब्लम्स आती हैं। सर ग्रेडिंग की प्रॉब्लम है, सॉर्टिंग की प्रॉब्लम है, सर वेयर हाउसेज नहीं है, मैनिपुलेशन करी जाती है, सारी प्रॉब्लम्स। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए? एमएसपी याद होगा, पीडीएस याद होगा आपको। अगर ये क्वेश्चन आता है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला जी। सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं बोल सकते हैं ये। यस सर, गवर्नमेंट हैज जनरेटेड बहुत सारी चीजें, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स बनाए हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स है, सोन जयंती शहरी रोजगार योजना, याद आ रहा होगा कुछ, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, मनरेगा जो हम लोग अपनी क्लासेस में पढ़ते थे। व्हाट आर द सिमिलर स्ट्रैटेजीज? ओह माय गॉड, लास्ट चैप्टर पे आ गए हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना की सिमिलर स्ट्रैटेजीज बतानी है, जैसे खासकर पाकिस्तान की और इंडिया की तो है ही, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, 1956 आईपीआर, तो सिमिलर स्ट्रैटेजी। सर 1980 तक तीनों कंट्रीज सेम थी। सर तीनों कंट्रीज ने ऑलमोस्ट सर फ्रीडम सबको साथ मिली थी, रिपब्लिक ऑफ चाइना साथ बना था, 5 ईयर प्लान साथ लेके आए थे, तो सिमिलर स्ट्रैटेजीज। पहला क्वेश्चन होता है आईपीसी का जी। एक्सप्लेन 3 मेजर कंपोनेंट ऑफ एचडीआई सर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के। सर लिटरेसी रेट, सर पर कैपिटा इनकम, सर हेल्थ केयर रिगार्डिंग सर हमारे पास अडल्ट। सो सर ये हमारे पास आता है किसमें? एचडीआई लास्ट चैप्टर में, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना। व्हाट आर द रीजन फॉर स्लो डाउन ग्रोथ एंड रीइमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी इन पाकिस्तान? सर सब इंडिया में भी रिफॉर्म आए, चाइना में भी रिफॉर्म आए,
पाकिस्तान में रिफॉर्म आने के बाद री इमर्जेंस ऑफ पॉवर्टी कैसे हो गया सर? ये रीजंस, ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं इंडियन इकोनॉमी के। लास्ट पार्ट को आता है मेरे पास, इन चीजों को एक्सप्लेन करना आपके पास आ सकता है। फॉर एग्जांपल ग्रीन एवोल्यूशन बताओ, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय ब्रिटिशर्स बताओ, फंक्शंस, हाँ जी सीपीसीबी के याद है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, डब्ल्यूटीओ के फंक्शंस, नाबार्ड, आउटसोर्सिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग बताओ, उसके बेनिफिट डिसएडवांटेज, स्ट्रेटजीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जी। अगर कोई भी फार्मर डाइवर्सिफिकेशन करता है तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों लोग सारे सेल्फ को छोड़कर, रेगुलर को छोड़कर कैजुअल की तरफ जा रहे हैं, व्हाट इज कैजुअलाइजेशन एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ग्लोबल वार्मिंग बताओ, जीएलएफ बताओ जी, ग्रेट लीप फॉरवर्ड बताओ, इंडिया चाइना में ड्यूअल प्राइसिंग बताओ चाइना की, स्विस यस स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बताओ चाइना के सर, रिफॉर्म्स इन चाइना, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, 1970 से पहले इंपॉर्टेंस दे दी गई थी प्राइवेट सेक्टर को सर, उसके बारे में बताओ सर। लिबर्टी इंडिकेटर लास्ट टू लास्ट वाले बोर्ड में आ गया था, बड़ी दिक्कत हो गई थी बच्चों को,